हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आज बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ में जैसे कि मैंने बताया था, हम क्या कर रहे थे, फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कौन सी कंसेंट ऐसी होती है जो फ्री होती है। तो उसके अंदर हमने 5 फैक्टर किए थे कि अगर ये 5 फैक्टर कंसेंट में नहीं है तो जो आपकी कंसेंट है वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो वो 5 फैक्टर कौन कौन से थे? फर्स्ट था कोर्जन, और सेकंड था अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड था फ्रॉड, और जो फोर्थ आपका था वो था मिस रिप्रेजेंटेशन, और जो आपका फिफ्थ पॉइंट था वो था आपका मिस्टेक यानी कि गलती। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर हमने किए थे फ्री कंसेंट के अंदर कि अगर ये 5 फैक्टर ना हो तो जो आपकी कंसेंट है, जो सहमति है, वो क्या मानी जाएगी? फ्री मानी जाएगी, स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर एक पॉइंट किया था इसका, कोर्जन। फर्स्ट फैक्टर हमने कोर्जन कर लिया था कि जो आपकी अगर कंसेंट है वो बाय कोर्जन ली गई है तो कोर्जन के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं, और उसमें जो प्रूफ करने का जो बर्डन होता है कि कोर्जन का यूज किया गया है वो किसके ऊपर होता है। ठीक है, तो अब जो आज की वीडियो है इसमें हम उसका सेकंड फैक्टर को डिस्कस करेंगे। जो सेकंड फैक्टर मैंने बताया है वो क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अवांछित प्रभाव। इसे आप अनुचित प्रभाव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, जो सेक्शन 16 है वो क्या कहता है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence where is the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। तो जो इसका जो डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, वो क्या कहता है कि जो अनुचित प्रभाव है, ठीक है, जो अनुचित प्रभाव है वो कब उत्पन्न होता है? जब जो आपके मतलब कि दो पक्षकार हैं, मान लीजिए 2 पार्टीज हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्टी है वो दूसरी पार्टी की इच्छा को क्या करती है, उसकी विल को क्या करती है? प्रभावित करती है, अफेक्ट डालती है। ठीक है, और जो मतलब कि आपकी फर्स्ट पार्टी है और उसने क्या किया है कि जो आपकी दूसरी पार्टी है उसकी जो इच्छा है, जो विल है, उसका प्रयोग किसके लिए किया है? खुद के लाभ के लिए किया है, खुद के प्रॉफिट के लिए किया है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मान लीजिए 2 पार्टीज हैं, जो फर्स्ट पार्टी है उसने सेकंड पार्टी की जो विल है, जो उसकी इच्छा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया है? उसने अपने लाभ के लिए उसकी इच्छा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो वो क्या है? आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए एक्स और वाई दो इसमें पर्सन हैं। ठीक है, एक्स को हम डॉक्टर मान लेते हैं और वाई क्या है? पेशेंट है। ठीक है, अब जो एक्स है वो क्या कहता है जो वाई को कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा। ठीक है, और वो क्या करता है? वाई को मेडिसिन दे देता है और वाई उसकी मेडिसिन से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो कोई भी बीमारी लगा लीजिए, उसका परमानेंट इलाज नहीं है, उसकी दवाई कंटिन्यू खानी पड़ती है। ठीक है, तो वाई को भी ऐसा ही था कि वाई को क्या है? कंटिन्यूस उसकी दवाई खानी पड़ रही थी एक्स से। तो एक्स ने क्या किया कि कहा अब एक्स ने क्या कहा कि जो दवाई की जो फीस है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। तो एक्स क्या करता गया? धीरे धीरे जो वाई की जो मेडिसिन थी उसके जो रेट थे, जो उसकी मूल्य था, वो क्या करता गया? वो धीरे धीरे बढ़ाता गया, फीस अपनी बढ़ाता गया। ठीक है, तो अब जो वाई था वो पहले तो अफोर्ड कर रहा था, क्यों? पहले नॉर्मल प्राइस था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो उसके प्राइस थे मेडिसिन के, वो उसके लिए क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। अब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था।
ठीक है। तो इस केस में क्या कहता है कि जो एक्स है उसने वाई की इच्छा का प्रयोग किया है खुद के लाभ के लिए। कैसे? अब वाई को उसकी मेडिसिन लग चुकी थी, अगर वाई मेडिसिन नहीं लेता तो वो मर जाता। ठीक है, अगर मेडिसिन लेता है तो वो उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है मेडिसिन लेने के। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। कैसे? कि उसको पता है वाई को दवाई की जरूरत है, नीड है, और वो कहीं से भी पैसे अरेंज करके क्या करेगा, दवाई लेगा। तो यहाँ पे जो मतलब कि अफेक्ट डाला है वो क्या है, अनड्यू अफेक्ट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो कैसे? कि जो मतलब कि वाई की क्या इच्छा है कि उसको दवाई लेनी है, और एक्स ने क्या किया, उसकी इच्छा को प्रयोग में लाके क्या किया, खुद का प्रॉफिट किया। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं। ए क्या है, क्लाइंट है, और बी क्या है, उसका वकील है। ठीक है, अब ए जो क्लाइंट है वो अपना केस लेके बी के पास जाता है कि मेरा ये केस है, इसको आप हैंडल करो। ठीक है, अब बी क्या करता है, धीरे धीरे उस केस को हैंडल कर देता है। अब जो केस है, केस बीच में पहुंच जाता है, कोर्ट में जाके ना बीच में पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब कि ना वो वापस किसी को और को केस देने लायक है, और ना वो आगे किसी को केस देने के लायक है। मतलब जिस वकील को दिया है वही उसको हैंडल करेगा। अब बी क्या सोचता है कि इसका केस मेरे पास पड़ा है। ठीक है, तो बी क्या सोचता है कि मैं इससे और पैसे मांगू, और बी क्या करता है, ए से 25,000 और मांग लेता है। वो कहता है कि अगर मेरे को आपने 25,000 दे दिए तो मैं आपका केस आगे सही कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो आपका केस है वो मैं क्या कर दूंगा, बिगाड़ दूंगा। ठीक है, ताकि उसे कोई वकील हैंडल ना कर सके। अब यहाँ पे जो ए है वो फंस गया। कैसे? अगर पैसे ना दे तो फी जो केस है वो बिगड़ जाएगा। अगर दे दिए तो जो मतलब कि वकील है वो क्या करेगा, जो बी है वो क्या करेगा, और पैसे मांगेगा, फिर आगे आगे जाके फिर और पैसे मांगेगा। तो यहाँ पे जो बी है वो वकील है, वो ये सोचता है कि जो ए है, ए की ये नीड है, एक ही इच्छा है कि मैं उसकी केस को हैंडल करूं। लेकिन बी क्या कर रहा है, बी उसकी इच्छा को यूज करके क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, उसी से पैसे और मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बी है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के यूज कर रहा है। किसके लिए? अपने लाभ को कमाने के लिए। और किसके ऊपर यूज कर रहा है? ए के ऊपर यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का, जिसके हमने मीनिंग डेफिनेशन किया, उसके दो हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब उसके बाद आता है अफेक्ट्स। जो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय अनुबंध। जैसे हमने उसमें कोर्सन में पढ़ा था ना, लास्ट वीडियो जो हमारी कोर्सन की थी उसके अंदर पढ़ा था ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो सेम इसमें है। इसमें भी यही है कि जो मतलब कि आपका जो पीड़ित पक्षकार है जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है, वो उसकी जो विल है, जो इच्छा है, उसकी इच्छा पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। क्यों? क्योंकि वो उसके इच्छा के अगेंस्ट चल रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो उसकी फ्री कंसेंट नहीं है, वो उसके अगेंस्ट चल रहा है। और हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब कि फ्री कंसेंट से नहीं लिया गया है वो क्या माना जाता है, वॉइडेबल माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब कि आपका पहला पक्षकार है जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है, अब उसके पास ये राइट होता है कि वो उस केस को या तो वॉइड कर दे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना दे, या उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि लीगली रूप से वैलिड बनाकर क्या बना दे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना दे। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है। अब सेकंड पॉइंट आता है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध समाप्त करना। तो अंडर सेक्शन 19A, सेक्शन 19A ये कहता है कि अगर जो मतलब कि केस आपका कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ये प्रूफ कर देता है कि जो मतलब कि सहमति ली गई है, कंसेंट ली गई है, वो किसके जरिए ली गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए ली गई है। ठीक है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है कि जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है
उसे क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जस्टिफाइड कंडीशंस, न्यायोचित शर्तों पर अनुबंध का निष्पादन करना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है, जो मतलब कि सहमति ली गई है, कंसेंट ली गई है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए ली गई है, अनुचित प्रभाव के जरिए ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोर्ट है उसको ये राइट होता है कि वो चाहे तो कुछ जो कंडीशंस हैं उनको रद्द कर सकती है, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनको वो छोड़ भी सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस जिससे कि जो मतलब कि आपका पीड़ित पक्षकार है, अगर उससे कोई प्रॉफिट उसको मिल रहा है तो जो कोर्ट है वो उन शर्तों को छोड़कर बाकी जो शर्तें हैं उनको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके इफेक्ट्स थे अनड्यू इन्फ्लुएंस के, कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। अब उसके बाद आता है पोजीशन टू डोमिनेट द विल, इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति। इसमें ये आता है कि जो एक पक्षकार है वो दूसरे पक्षकार की जो मतलब कि उसकी विल होती है, इच्छा है, वो किन कंडीशंस में, नहीं किन सिचुएशंस में, किन परिस्थितियों में उसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट आता है वास्तविक अथवा स्पष्ट सत्ता का होना, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि कुछ पक्षकार ऐसे होते हैं, कुछ पार्टीज ऐसे होती हैं जिसका कि जो फर्स्ट पार्टी होती है उसका दूसरी पार्टी पर जो अधिकार है, जो राइट है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे एक टीचर स्टूडेंट का लगा लीजिए, जो टीचर है उसका स्टूडेंट पे राइट स्टूडेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, या आप कोई जो मतलब कि ऋण है, ऋणी और ऋणदाता, जो ऋण देता है और जो ऋण लेता है, मीन्स जो लोन को देता है और जो लोन लेता है, तो लोन देने वाले का लोन लेने वाले से क्या होगा, अधिकार ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जिस कंडीशन में, सिचुएशन में क्या है कि जो फर्स्ट पार्टी है उसका दूसरी पार्टी पर राइट ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ वो उसकी जो विल है, जो इच्छा है, उसको प्रभावित करता है, जिससे कि वो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, विश्वासरित संबंध। तो यहाँ पे जो पॉइंट ये कहता है कि मतलब एक पक्षकार का जो फर्स्ट पार्टी है उसका दूसरी पार्टी पर क्या है, ट्रस्ट है, विश्वास है। ठीक है, अब जो मतलब कि आपका जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी पे आश्रित है, मीन्स उस पर डिपेंड है, उसके ट्रस्ट पर डिपेंड है। तो यहाँ पे भी देखा जाए अगर, तो जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी पे डिपेंड नहीं है, जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पे डिपेंड है। इट मीन्स वो उसकी इच्छा से क्या है, प्रभावित है, उसकी विल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और जहाँ पे विल को अफेक्ट करता है वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज जरूर होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अनहेल्दी मेंटल पोजीशन, अस्वस्थ है मानसिक दशा। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनकी मानसिक दशा, मान लीजिए थोड़ी मतलब कि ये नहीं है अनसाउंड माइंड का है, बिल्कुल अनसाउंड माइंड का तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए बीच की है, ना पूरा अनसाउंड माइंड है और ना ही पूरा साउंड माइंड है, बीच की उसकी दशा है, कम उसकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो आप उसके साथ भी आसानी से क्या कर सकते हैं, अनुचित प्रभाव उस पर डाल सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस उस पर आसानी से आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डॉक्टर मरीज का एग्जांपल ले रहे थे, जो मरीज है अब उसको तो इतना पता है कि मेरे को तो दवाई लेनी है चाहे जैसे मर्जी लो। ठीक है, और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर तो साउंड माइंड है, उसको तो सारा कुछ पता है, लेकिन मरीज को क्या है, मरीज को कुछ नहीं सूझ रहा, उसको वो ना साउंड माइंड है ना साउंड माइंड है, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसको ये है कि मैंने मेडिसिन लेनी है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो यूज है वो आसानी से कर सकता है। क्यों, मरीज को दवाई चाहिए और जो दवाई है वो उसके लिए
कितने भी चाहे कीमत आप मांग लो वो चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 3 सिचुएशंस थी जो हमने पढ़ी कि जो मतलब कि कुछ ऐसी पोजीशन होती हैं, ऐसी स्थिति होती हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि जो सिद्ध करने का भार होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है वो किसका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमने कोर्जन में पढ़ा था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसका होता है, पीड़ित पक्षकार का होता है जिसके ऊपर कोर्जन का यूज किया गया है। ठीक है, सेम इसमें है, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है वही आपका क्या करता है, प्रूफ करता है, उसी के ऊपर सारा बर्डन होता है, सारा दबाव होता है, सारा भार होता है ये सिद्ध करने का, ये प्रूफ करने का कि उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है, उसकी जो सहमति ली गई है, जो उससे जो कंसेंट ली गई है वो किसके जरिए ली गई है, इन अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए ली गई है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये आपका सेकंड फैक्टर था जो कोर्जन के बाद आता है, पहले कोर्जन था उसके बाद क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने आज मीनिंग डेफिनेशन पढ़ी और उसके क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं और कौन कौन सी पोजीशन यानी कि स्थिति में क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस का आप प्रयोग कर सकते हैं और इसके अंदर जो सिद्ध करने का भार होता है वो किसका होता है। ठीक है, तो ये आपका जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में जो आगे के 3 पॉइंट बचते हैं जो मैंने बताए हैं, एक फ्रॉड बचता है और एक आपका मिस रिप्रेजेंटेशन बचता है और आपका मिस्टेक बचता है। तो आगे की वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो भी क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।